हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। जनरल साइंस से रिलेटेड ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग मोशन यानी कि गति से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। और आपको पता है कि बिहार में 7वें चरण की जो शिक्षक नियुक्ति होगी वो बीपीएससी के माध्यम से होगी और इसमें जनरल स्टडी से ही 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यांत्रिकी के अंतर्गत पिंडों पर बल का प्रभाव, उससे उत्पन्न गति का अध्ययन किया जाता है और इसकी 3 शाखाएं हैं, स्थैतिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी। तो हम लोग आज बात करेंगे गति के बारे में, यानी वस्तु की विरामावस्था और गत्यावस्था क्या होता है, यानी कोई वस्तु रेस्ट में कब है और मोशन में कब है। एक ही वस्तु किसी व्यक्ति की गति करती हुई दूसरे व्यक्ति को विरामावस्था में प्रतीत हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और साथ साथ कोई और व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ है तो आपके लिए वो व्यक्ति रेस्ट में हो सकता है, विरामावस्था में हो सकता है, जबकि बाहर से अगर कोई व्यक्ति देखता है तो वो उसे गति में प्रतीत होता है। इसी तरह से लोग, पेड़, भवन गति करते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि चलती हुई बस या ट्रेन के प्रत्येक यात्री को लगता है कि उनके साथी यात्री गति में नहीं है, क्योंकि उनके बीच में दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन प्रेक्षणों से प्रकट होता है कि गति सापेक्षिक होती है। हर चीज़ गति में है। जैसे अगर आप पृथ्वी पे देखें तो हमारे सामने का घर हमको रुका हुआ दिखता है, जबकि अगर हम ऐसे देखें तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो इस तरह से वो गति में है। तो गति में कोई वस्तु है या नहीं है, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है, यानी किसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। यानी कि गति का पता तब चलता है कि कोई वस्तु स्थान में परिवर्तन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कोई वस्तु अगर फिलहाल यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और वो किसी समय के बाद यहाँ पे चला जाता है, तो हमें लगता है कि वो वस्तु गति में है। तो लेकिन हम ये पता कैसे करेंगे कि यहाँ से है, तो इसका कोई रेफरेंस पॉइंट देखते हैं कि पहले ये एक पेड़ के पास था और अब ये वस्तु इस घर के पास आ गया, तो इस तरह से हमें लगता है कि ये वस्तु गति में है। अब है दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है। तो किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जबकि किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई मार्ग की दूरी को, लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। यानी कि आप इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ए से लेकर बी तक पहुंचने में आप देख रहे हैं कि वो एक कर्व से होकर के कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन जो इसके बीच का न्यूनतम दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ए से मान लीजिए यहाँ पर बी पॉइंट पर जाएगा, फिर बी से वो सी तक जाता है, सी से फिर वो डी पॉइंट तक जाता है और डी से फिर यहाँ पे ई पॉइंट तक जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो पूरा ए से बी, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 3 किलोमीटर है, यहाँ 4 किलोमीटर है और यहाँ पर 2 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे 3 + 3 + 4 + 2, तो इस तरह से आप पूरा जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल यहाँ से ए से लेकर के ई का जो दूरी है वही कहलाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट केवल अगर बीच की दूरी 5 किलोमीटर हो या 8 किलोमीटर है तो 8 ही किलोमीटर होगा। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कोई भी वस्तु जो है या राशि जो है सदिश कब होती है और अदिश कब होती है, यानी कि वेक्टर कब होती है और स्केलर कब होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्टेंस एक स्केलर यानी कि अदिश राशि, यानी इसमें दिशा नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें दिशा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर टहलता है, तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किस दिशा की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक दिशा भी निर्धारित होती है कि वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है, यानी कि सदिश राशि होती है, लेकिन डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, इस पॉइंट से है और वो
घूम करके फिर से पुनः ए पर ही आ जाता है चक्कर लगा करके, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो सर्किल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, चाल के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो चाल स्पीड जो है किसी वस्तु का इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करती है उसको हम लोग चाल कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय है, और दूरी का मात्रक आप जानते हैं कि मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इस तरह से चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसे अगर आपको इस तरह से देख सकते हैं कि यदि कोई गतिमान वस्तु 2 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसका चाल तो 110/2 यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो घंटे में है तो अगर आप उसको मिनट पर सेकेंड भी बदल सकते हैं। आपको पता होगा कि 5/18 से हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको भी देखने को एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट है कि वेग क्या है, वेलोसिटी क्या होती है। तो किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है, जितनी विस्थापन होता है, उसे हम लोग वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। और वेग जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेग का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। आपको ये थोड़ा सा अंतर है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो आपको अगर वेग निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो आप विस्थापन में समय से भाग करेंगे। अब है कि गति क्या है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति की अवस्था में होती है। जैसे कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या कोई भी चीज़ है, अगर किसी एक खास समय में एक पॉइंट पर है और किसी दूसरे समय में वह दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो उसको हम लोग गति में कहते हैं। अब हम देखेंगे कि गति कितने तरह की हो सकती है। तो इसमें हमारा सबसे पहला है कि एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जब कोई वस्तु समय अंतराल के बराबर दूरी तय करती है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे अगर बराबर समय में बराबर दूरी, प्रत्येक 1 घंटा में कोई अगर कार है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे पहले घंटे में 60 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर। तो इस तरह से प्रत्येक समय अंतराल में बराबर ही दूरी अगर तय की जा रही है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कहते हैं। प्रत्येक मिनट के बाद उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एक समान चाल से अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसको हम लोग एक समान गति कहते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा असमान गति। यदि कोई वस्तु समय अंतराल के साथ बराबर दूरी तय नहीं करती है तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कि अगर 1 किलोमीटर में कोई वस्तु चलने में 5 मिनट लगाती है और अगले 1 किलोमीटर चलने में वो 10 मिनट लगा दे रही है। इसी तरह से कोई एक घंटे में, पहले घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है कार और दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर जा रहा है। तो इस तरह से समय या दूरी में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो वो हमारा असमान गति कहलाएगा। अब है स्थानांतरणीय एवं घूर्णन गति। तो सड़क पर दौड़ रही कार स्थानांतरणीय गति और लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति का उदाहरण है। आप इस चित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गति को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइब्रेटरी मोशन दिखाया गया है। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लीनियर मोशन के बारे में बताया गया है, जो एक ही लाइन में सीधी रेखा में जाती है उस तरह से। तीसरा हमारा कर्विलियर, ये वक्र वाला जो मोशन होता है वो है। चौथा जो हमारा है ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में बताया गया है, जो मतलब ये आवर्ती गति जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी खास पॉइंट से ही कोई वस्तु आगे पीछे घूमती रहती है तो उसे हम लोग कहते हैं। हमारा पांचवा जो है वो सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति के बारे में बताया गया है। जब कोई वृत्ताकार पथ पर वस्तु चक्कर लगाती है तो उसे हम लोग
वृत्तीय गति कहते हैं, और कोई अक्ष पे जब घूमता है तो उसे हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। चलिए इन सब के बारे में आगे थोड़ा हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जो भौतिक राशि हैं और उनकी क्या विमाएँ हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और इसकी विमा होती है L स्क्वायर। L स्क्वायर का मतलब हुआ कि दोनों लंबाई ही है, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई मान लीजिए अगर है, तो लंबाई दोनों एक तरह का, लंबाई और चौड़ाई भी तो एक तरह का लंबाई ही है, इसलिए इसका विमा जो है वो L स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि विमा हम लोग तीन ही चीज़ में मापते हैं, लेंथ, मास और टाइम के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर आप देखेंगे तो चौड़ाई भी एक तरह का लेंथ ही है, इस कारण से यहाँ पर इसका विमा जो है वो L इंटू एल हो जाएगा। इस तरह से आयतन MQ होता है, यानी ये तीन तरह की लंबाई ही है, इसलिए इसका विमा जो है वो LQ हो जाएगा। जैसे आयतन है, आप देखते हैं कि किसी घनाभ का आयतन क्या होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए इसका जो लंबाई है वो भी एक तरह का L ही है, चौड़ाई भी जो है वो भी एक तरह का लंबाई ही होता है, और ऊंचाई जो है वो भी एक तरह का L ही होता है। तो अगर तीनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा LQ। तो इस तरह से इसका विमा हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर आप चाल में देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर दूरी जो है वो मीटर में है, तो यहाँ L हो गया, और बाई में जो है वो सेकेंड है यानी कि टाइम है, तो यहाँ पर -T यहाँ पे किया गया है। जब बट्टे में रहता है तो उसको हम लिखते हैं तो माइनस लगा देते हैं। तो इस तरह से विमा भी निकाला जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। हम लोग जाने थे कि विस्थापन बटा समय को हम लोग वेग कहते हैं, यानी कि जो प्रति समय में जो विस्थापन होता है उसको हम लोग वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, और वेग में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी व्यक्ति का प्रारंभिक वेग u तथा समय t और अंतिम वेग को v कहा जाता है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो v बराबर होता है u प्लस at, यानी कि अगर किसी वस्तु का अंतिम वेग निकालना हो तो हमारे प्रारंभिक वेग प्लस एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण गुने समय कर दिया जाता है। तो इस फार्मूला से आप चाहे तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय के आधार पे आप विभिन्न प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। अगला है हमारा मंदन। डीएक्सेलरेशन क्या होता है? तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो कमी आती है उसे मंदन कहते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर आती हुई गाड़ी जो धीरे धीरे एक बिंदु पर आकर रुक जाती है, यह मंदन के कारण होता है। यानी अगर किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, कमी आ जाता है, तो उसे हम लोग मंदन या डीएक्सेलरेशन कहते हैं। अगला है वृत्तीय गति। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर समरूप चाल से चलती है तो उसे हम लोग समरूप वृत्तीय गति कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और कोई वृत्ताकार पथ है, जैसे सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो वो एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। हमारा नेक्स्ट है कोणीय वेग, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली एक सेकेंड में जितना कोण बनाती है उसे हम लोग, या जितना कोण घूमती है उस कोण को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। और यह रेखा t सेकेंड में थीटा रेडियन के कोण में घूमती है, तो हमारा जो कोणीय वेग हो जाएगा वो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी रेडियन सेकेंड होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अब कुछ संक्षिप्त में दिया गया है कि किसको कितना कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप माइक्रोमीटर के बारे में जाने थे कि 10⁻⁻6 जो होता है उसको हम लोग माइक्रोमीटर कहते हैं। उसी तरह से 10⁻⁹ को नैनोमीटर बोला जाता है, 10⁻12 को पिकोमीटर कहा जाता है, और 1 फैक्टर इक्वल टू होता है 10⁻15, और एटो बराबर होता है 10⁻18। इस तरह से आपको कई बार आपको पूछ दिया जाता है। जैसे आप जीबी की बात करते हैं, गीगा बाइट होता है, गीगा मीटर होता है, तो वो 10⁹ में होता है। अगर आप 10⁹ करेंगे तो वो गीगा मीटर हो जाएगा, और 10⁶ करेंगे तो वो मेगा मीटर हो जाएगा, 10⁻³ करेंगे
तो वह किलोमीटर होगा। जैसे आप लिखते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, जैसे आप लिखते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो यहाँ पर 10³ होता है 1 किलोमीटर में। तो अगर 10³ को भी आप सॉल्व करेंगे तो वो 1000 ही हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर ले, क्योंकि मेन जो है आपको माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर और इधर आपको गीगामीटर, मेगामीटर, ये सब आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिकेंद्रक बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो यदि किसी वृत्ताकार पथ पर समरूप गति करते हुए कण का द्रव्यमान m हो तो उस कण पर केंद्र की दिशा में mv²/r के बराबर बल कार्य करता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी कोई वस्तु जब वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है जिसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और एक बल होता है जो बाहर की ओर लगता है जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी दो तरह का फोर्स लगता है, एक बाहर की ओर, जैसे आप किसी धागे से किसी वस्तु को बांध करके अगर नचाते हैं तो धागा वस्तु को अंदर की ओर खींच रहा होता है, यानी वो एक तरह का अभिकेंद्र बल होता है। और जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो वो वस्तु बाहर की ओर भाग जाता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल होता है वो। तो इस तरह से अभिकेंद्रीय बल का परिमाप नियत रहता है, लेकिन बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होने के कारण निरंतर बदलती रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई भौतिक राशि है और उसका मात्रक और प्रतीक यहाँ पर दिया गया है। जैसे बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और उसका प्रतीक n होता है। इसी तरह से आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है और इसका प्रतीक hz होता है। दबाव या प्रेशर का जो मात्रक है वो पास्कल है। विद्युत धारा की आवेश यानी चार्ज का मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत विभव का जो मात्रक है वो वोल्ट है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है, जिसको LM से करते हैं। विद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, जिसका प्रतीक इस तरह से दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर शक्ति का मात्रक वाट है और कार्य का SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है और J से डिनोट किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर याद कर लें, और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों को देखा है उसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे हम लोग विराम में कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग मोशन में कहते हैं। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका हम लोग विस्थापन कहते हैं। यानी अगर किसी निश्चित दिशा में कोई वस्तु में दूरी तय करता है तो वो विस्थापन होता है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को हम लोग औसत चाल या एवरेज स्पीड कहते हैं। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, स्केलर कहते हैं। और जिस राशि को पूर्ण रूप में व्यक्त करने के लिए परिमाप और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। इस तरह से आपको पता चल गया कि जो हमारा दूरी है वो अदिश है और जो विस्थापन है वो सदिश है। उसी तरह से वेग जो होता है वो सदिश है और चाल जो है वो अदिश है। किसी वस्तु की चाल इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और यह एक अदिश राशि है। और वेग जो होता है, वेलोसिटी होता है, वह एक सदिश राशि है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं, अर्थात त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा कि जो हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन कहते हैं। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा हो तो कण एक समान चाल से गतिमान है, और यदि विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो कण जो है एक समान वेग से गतिमान है। आपको ध्यान रखना है कि अगर दूरी समय ग्राफ बनाया हुआ है और वो एक सरल रेखा बन रहा है, उसमें सीधी रेखा बन रही है, तो इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो एक समान गति से चल रही है, यानी एक समान चाल से चल रही है। अगर विस्थापन समय ग्राफ है तो वो एक समान वेग से चल रहा है। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल कण द्वारा तय की गई दूरी बताता है, और इस तरह से वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल कण का विस्थापन बताता है।
इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे डिटेल से देखेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। यदि कोई कण एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर त्वरण और समय का ग्राफ दिया हुआ हो तो उसका वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। यदि किसी सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गतिमान कण की गति का वर्णन शुद्ध गति की समीकरणों यानी कि काइनेमेटिक इक्वेशन से मिलता है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए उसकी गति एक्सिलरेटेड होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर वृत्ताकार पथ पर वस्तु घूम रहा है तो प्रत्येक क्षण उसका दिशा बदल जाता है। जैसे यहाँ पे है, अगर इस पर कोई घूम रहा है तो यहाँ पर इसका दिशा इस तरफ होगा, फिर इस पॉइंट पर इसका दिशा इस तरफ होगा, इस पॉइंट पर इसका दिशा, तो हर पॉइंट पर इसका दिशा बदलते रहता है। इस कारण से इसकी जो गति होती है, वृत्ताकार पथ पर जो गति होती है वो एक्सिलरेटेड होती है, यानी हर समय उसका गति में दिशा के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि समय और चाल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, दूरी और डिस्प्लेसमेंट वाला जो ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह से बनता है और उससे कैसे हम लोग दूरी का पता कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। इन सब ग्राफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।